कि अब अप्रेंटिस का काम खत्म हो गया है और उसे वेजिटेबल सूप और ब्रेड नहीं खाना पड़ेगा। एक मैच निकालते हुए प्लेयर ने बेलोन क्लिनिक को डिस्गस्टिंग कहा। प्रोटैगनिस्ट ने मैच जलाया और क्लिनिक को ग्राउंड तक जलाने की सोची। तभी पीछे से हैंसन आया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। पीछे देखते हुए रेमंड ने एक्सप्लेन किया कि उसे ठंड लग रही है। अप्रेंटिस ने याद दिलाया कि अभी तो समर है। पीछे देखते हुए लड़के ने पूछा कि क्या उसके दोस्त ने एग्जाम पास किया। यंग मैन ने कहा कि उसे सी रैंक मिला है। रेमंड ने मैच कैंडलस्टिक में फेंक दिया। लड़के ने पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। हीलर ने जवाब दिया कि मेपल क्लिनिक ने उससे कांटेक्ट किया है। खुशी से मुट्ठियां उठाते हुए ब्लॉन्ड को याद आया कि यह कैपिटल की 3 सबसे बेहतरीन क्लिनिक्स में से एक है, जो आम लोगों के लिए मेन क्लिनिक्स हैं। अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए सर्जन ने उसे बधाई दी। चिंता से ब्राउज निट करते हुए हैंसन ने पूछा कि उसका क्या होगा। कंधे पर हाथ रखते हुए सर्जन ने कहा कि वे बाद में बात करेंगे और पहले उसके खर्च पर कुछ खाने का सुझाव दिया। सरप्राइज में आंखें वाइड करते हुए हीलर ने पूछा कि उसके पास पैसे कहां से आए, क्योंकि अप्रेंटिसेस को पेमेंट नहीं मिलती। मुस्कुराते हुए प्लेयर ने एक्सप्लेन किया कि जैसे ही उसने एग्जाम पास किया उसे बैंक से लोन मिल गया। विंडो पर ग्रीन ब्रांचेस नॉक कर रही थीं। यंग मैन ने पूछा कि उसे पैसे की जरूरत किस लिए थी। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसके पास कुछ बिजनेस है। टेबल पर एक पीस ऑफ चीज रखा था। अपने कमरे में बैठे हीरोज अल्कोहल की मात्रा से थोड़ा ड्रंक थे। रेमंड ब्लश करते हुए स्टेक्स का सपना देख रहा था, आईब्राउज रेज करते हुए। हीलर ने नोटिस किया कि उसका दोस्त खुश लग रहा है और सोचा कि क्या अब सवाल पूछना ठीक रहेगा। लेग साथ रखते हुए हैंसन ने परमिशन मांगी। सवाल पूछने की लड़के ने वाइड आईज के साथ अलाउ किया। हीलर ने पूछा कि वो एंशिएंट रूइंस कहाँ थे, जहां उसके दोस्त को मेडिकल टेक्नोलॉजी मिली थी। लड़का कंफ्यूजन में स्क्विंट करता है। यंग मैन ने सजेस्ट किया कि भले ही टेम्पल कोलैप्स हो गया हो, फिर भी सब कुछ ध्यान से स्टडी किया जा सकता है और नॉलेज के रेमनेंट्स ढूंढे जा सकते हैं। फिस्ट्स क्लेंच करते हुए हीलर ने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगा। ब्लॉन्ड ने चिन स्क्रैच करते हुए कहा कि ऐसे रूइंस थे ही नहीं। हैंसन ने शॉक में मुंह खोल दिया। आंखें बंद करके ग्रिन करते हुए सर्जन ने एक्सप्लेन किया कि उसे बस ये पावर्स मिल गईं। पीछे देखते हुए प्लेयर ने कहा कि वह बस सफाई कर रहा था और नॉलेज उसके दिमाग में मिरेकल की तरह फ्लो हो गया। हीलर कंफ्यूजन में उसे घूरता रहा। उसके लिप्स टेंस होकर प्रेस हो गए। यंग मैन ने चिल्लाकर कहा कि उसका दोस्त बस कह सकता था कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता। प्रोटोगोनिस्ट ने अमेजमेंट में उसकी तरफ देखा। सीने पर हाथ रखते हुए हीलर ने कहा कि वह अच्छी तरह समझता है कि सब उसे नीचा समझते हैं और वह नहीं चाहता कि दूसरों के पास भी वही टैलेंट हो। कॉलर पकड़ते हुए हैंसन ने पूछा कि उसके कॉमरेड ने उससे झूठ क्यों बोला जब उसने देखा कि उसका दोस्त चला गया। रेमंड ने हाथ उठाया और सोचा कि यह झूठ नहीं था। कुछ दिन बाद मेपल क्लिनिक के सामने एक सुंदर गार्डन ग्रो हो गया। अंदर हीलर्स डिस्कस कर रहे थे कि राउल क्लिनिक, जो सबसे बेहतरीन क्लिनिक्स में से एक है, उसने एक ऐसे इंसान से कांटेक्ट किया जो हाल ही में अप्रेंटिस था। चारों तरफ देखते हुए यंग मैन ने उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी। मैप पर 3 क्लिनिक्स के सिंबल्स दिखाई दिए। रे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। पीछे देखते हुए हीलर ने सुना कि उसका दोस्त राउल क्लिनिक का ऑफर रिजेक्ट कर रहा है। हैंसन की आंखें शॉक में वाइड हो गईं। उसने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हीलर अपने दोस्त के कमरे में बर्स्ट करता है और पूछता है कि क्या उसने सच में राउल क्लिनिक का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लड़का बेड पर पीसफुली सो रहा था। उसके पास जाकर यंग मैन ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जबकि राउल मेपल से कहीं बड़ा है और उसके पास बेहतर इक्विपमेंट है। मुस्कुराते हुए लड़के ने एडमिट किया कि वह बैंक से मिले पैसे से अपना खुद का क्लिनिक शुरू करना चाहता है। फ्राउन करते हुए हीलर ने याद दिलाया कि उसका दोस्त अभी सिर्फ एक न्यूबी है जिसे हाल ही में क्वालिफिकेशन मिली है और उसकी इच्छा रिडिक्यूलस है। हैंसन ने डिस्प्लेजर में मुंह खोलकर कहा कि पहले उसे राउल क्लिनिक में कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ब्लॉन्ड ने आंखें नैरो कीं और कहा कि वह फिर भी यही करेगा, क्योंकि उसने शुरू से ही इंडिपेंडेंट हीलर बनने की योजना बनाई थी। सर्जन ने खुद को पेशेंट्स का इलाज करते हुए इमेजिन किया और सोचा कि वह एक नया रेजिडेंट है, इसलिए उसे बहुत सारे पेशेंट्स की केयर करनी होगी ताकि वह आगे बढ़ सके। प्लेयर के पीछे लेवलिंग अप की नोटिफिकेशंस दिखाई दीं।
उसने खुद को सिस्टम से बाहर फेंके जाने की कल्पना की। रेमंड ने तय कर लिया था कि किसी बड़ी क्लिनिक में उसे कभी पेशेंट्स ट्रीट करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हीलर टावर में उसकी स्किल्स को हमेशा नीचा समझा गया था। बेड से उठते हुए उसने सोचा कि उसे इंडिपेंडेंट बनना होगा ताकि कोई उसकी ट्रीटमेंट मेथड को जज न करे। हाथ उठाते हुए यंग मैन ने पूछा कि उसका दोस्त क्लिनिक कहाँ खोलने वाला है, क्योंकि रीजन की सारी जगहें पहले से ही इंपॉर्टेंट लोगों के कब्जे में थीं। लड़के ने बे रीजन की तरफ इशारा किया। हीलर ने कहा कि वो इलाका तो काफी गरीब है। अपनी ग्लासेस उतारते हुए लड़के ने इसकी पुष्टि की। हैंसन ने पूछा कि वह गरीब इलाके में क्लिनिक क्यों खोलेगा जब वहां से पैसे नहीं मिलेंगे। आंखें बंद करते हुए ब्लॉन्ड ने सोचा कि वहां उसे बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे और यही उसे सबसे महान और सबसे अमीर हीलर बना देगा। यंग मैन ने उसे शॉक में देखा और अचानक डिसाइसिवली फ्राउन किया। सूरज की रोशनी कमरे को रोशन कर रही थी। लिरॉन ने आंखें नैरो करते हुए पूछा कि क्या उसके भाई ने रेयॉल क्लिनिक का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है और अपनी खुद की क्लिनिक खोलने की योजना बना रहा है। टेबल पर किताब रखते हुए प्रिंस ने सोचा कि यह डिसीजन काफी अनएक्सपेक्टेड था। उसका सबॉर्डिनेट जोड़ता है कि हिज हाइनेस ने तो उसे पहले ही बहुत अटेंशन दी थी। फ्राउन करते हुए लड़के को याद आया कि वह उसे काउंट ऑगस्ट के परिवार की देखभाल के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहता था, लेकिन उसके भाई ने उसका ब्लेसिंग ही ठुकरा दिया था। पास्ट में लड़के ने नोबलमैन से कांटेक्ट किया था और उसे राउल क्लिनिक में प्लेस करने की पेशकश की थी। आंखें बंद करते हुए लर्टन ने कहा कि वह चाहता था कि उसका भाई पहले राउल क्लिनिक में एक्सपीरियंस ले और फिर उसे अपने साथ ले आए। हाथ उठाते हुए सर्वेंट ने पूछा कि क्या हिज हाइनेस ने उसकी मेडिकल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया। प्रिंस ने जवाब दिया कि अगर उसकी वजह से जानें बचती हैं तो मेथड कोई मायने नहीं रखता। पीछे देखते हुए लड़के ने तय किया कि अब उनके रास्ते अलग हो चुके हैं, क्योंकि उसके भाई ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट कर दी थी। आंखें नैरो करते हुए लड़के ने पूछा कि वह क्लिनिक कहाँ खोलने वाला है। ऊपर देखते हुए सबॉर्डिनेट ने कहा कि वह बे रीजन में क्लिनिक खोलने वाला है। शहर में लोग घूम रहे थे। यह एक गरीब इलाका था जो नॉर्थ वेस्ट के आउटस्कर्ट्स में स्थित था। कोई नोबल वहां नहीं जाता था। लोग आग में जल रहे थे। लगभग 100 साल पहले ह्यूस्टन एम्पायर अपने स्वॉर्न एनिमी ड्रॉन किंगडम से हार गया था और साउथ में बहुत सी टेरिटरी खो दी थी। जिन लोगों ने अपने घर खो दिए थे वे आउटस्कर्ट्स में आकर बस गए थे। शहर फोर्ट्रेस वॉल्स से घिरा हुआ था। एम्पायर ठीक से उसका ध्यान नहीं रख पाया, क्योंकि उस युद्ध में सबने बहुत कुछ खोया था। वहां के निवासी अपनी आंखें वाइड करके डिस्प्लेजर में देख रहे थे। 100 साल बाद वह शहर एक डरावनी एब्सेस में बदल चुका था, जिसे हटाया नहीं जा सकता था। एम्परर ने उस रीजन में ऑर्डर लाने की कोशिश की। हाथ उठाते हुए ओडिन ने वादा किया कि जो भी उस रीजन को स्टेबलाइज करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। प्रिंसेस शहर के चारों तरफ इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं ला पाया। लेरॉन ने फ्राउन करते हुए कहा कि वह रीजन अब इरिपेरेबल है और उसे मैप से मिटा देना चाहिए। आदमी ने आंखें नैरो करते हुए कहा कि वे भी ह्यूस्टन एम्पायर के निवासी हैं। प्रिंसेस ने एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज्ड होकर देखा कि उनके पिता इन गरीब लोगों के लिए इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं। नीचे देखते हुए लड़के ने तय किया कि अब उसके स्टेप ब्रदर की बारी है कि वह उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करे। मुस्कुराते हुए यंग मैन ने पूछा कि क्या वह ऐसा कर सकता है। ब्राइट सनलाइट से कमरा रोशन हो रहा था। लड़का गेप करता है और पूछता है कि उसका दोस्त बे रीजन में क्लिनिक खोलने का फैसला क्यों कर रहा है। स्टूडेंट ने आर्म्स क्रॉस कर लिए। रेमंड ने जब बे रीजन जाने का फैसला किया तो उसके सामने कई सवाल उठे। तू खुद को समझता क्या है? उसके दोस्त ने ताना मारा कि इतना गंदा और गरीब इलाका तो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए परफेक्ट है। लोग प्रोटैगोनिस्ट के सामने इकट्ठा हुए और पूछने लगे कि उसे उस भयानक जगह पर जाने की क्या जरूरत है। एक महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वहां कुछ भी हो सकता है। रेमंड ने वादा किया कि वह सावधान रहेगा। लड़के ने मुस्कुराते हुए तय किया कि वह वहां पूरी मेहनत करेगा ताकि लोग फिर से उसकी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। बूढ़ी औरत ने उसे फिर से सावधान रहने को कहा। हानसन ने उसे एक लेटर दिया। लड़के ने लोगों को हाथ हिलाकर विदा कहा और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एनवेलोप देखा और पाया कि वह लेटर प्रिंसेस सोफिया का था। सर्जन ने उसे खोला। सोफिया ने लेटर में नाखुशी से लिखा था कि अगर उसका सेवियर सच में बे रीजन जा रहा है तो वह स्टूपिड है। हीलर ने कंसर्न से अपने दोस्त की तरफ देखा।
यंग मैन ने दुख से फ्राउन करते हुए कहा कि उसे सिर्फ ज्यादा पेशेंट्स पाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ उठाते हुए हीलर ने कहा कि उसे नहीं पता कि वह जगह कितनी डेंजरस है। प्लेयर ने जवाब दिया कि उसे सब पता है, क्योंकि वह पहले वहां रह चुका है। हानसन ने सरप्राइज में मुंह खोल दिया। हीलर ने आर्म्स फैलाकर पूछा कि इसका मतलब क्या है। सिर खुजाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कंफर्म किया कि वह एक गरीब विलेज में रहता था। यंग मैन की आंखें वाइड हो गईं और उसे याद आया कि रूमर्स थे कि शैडोज में रहने वाला प्रिंस एक गरीब शहर में पैदा हुआ था। मुस्कुराते हुए रेमंड ने कहा कि वह वहां तब तक रहा जब तक उसकी मां की मौत नहीं हुई। लेकिन पैलेस की जिंदगी भी उसके घर से अलग नहीं थी। एक लड़की अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे ले जा रही थी। लोग गरीब विलेजेस को हेल समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां अब भी लोग रहते हैं। बच्चा खुशी से मुस्कुराया। वहां का माहौल पैलेस या बेलन क्लिनिक से ज्यादा गर्मजोशी भरा था। हीलर ने अमेजमेंट में आईब्राउज रेज किए जब उसके दोस्त ने कहा कि उसने बचपन से ही गरीब इलाके में क्लिनिक खोलने का सपना देखा है। लड़के ने आंखें नैरो करते हुए अपने दोस्त से कहा कि वह उसकी चिंता न करे और वादा किया कि सब ठीक होगा। यंग मैन की आंखों में चमक आ गई। हीलर ने डिसाइसिवली अपनी मुट्ठी साफ की और सिर हिलाया। हानसन ने उसके साथ चलने की इच्छा जताई। लड़का अमेजमेंट में शटर कर गया। हीलर ने कहा कि साथ ट्रैवल करना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाथ आगे बढ़ाते हुए ब्लॉन्ड ने याद दिलाया कि उसे मेपल क्लिनिक से ऑफर मिला है। फ्राउन करते हुए यंग मैन ने कहा कि वहां तो बेल एंड क्लिनिक से भी ज्यादा पैसे के भूखे लोग हैं। आंखें बंद करते हुए सर्जन ने कहा कि उसे भी पैसे पसंद हैं और वह बे रीजन इसलिए जा रहा है ताकि एक्सपीरियंस ले सके और अमीर बन सके। मुस्कुराते हुए हीलर ने समझाया कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दोस्त सबसे पहले पेशेंट्स की केयर करना चाहता है। आईब्राउज निट करते हुए हैंसन ने कहा कि वह उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जो पैसे के लिए पागल हैं। आईब्राउज रेज करते हुए प्लेयर ने सोचा कि वह भी उनसे अलग नहीं है। नीचे देखते हुए हीलर ने कहा कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। अपने कॉमरेड की तरफ देखते हुए यंग मैन ने पूछा कि क्या वह उसे मेडिकल टेक्निक्स सिखाने देगा। प्रोटैगनिस्ट ने सरप्राइज में स्क्विंट किया और पूछा कि क्या वह सच में उसकी ट्रीटमेंट मेथड सीखना चाहता है। डॉक्टर ने लिप्स पर्स किए और सिर हिलाया। हाथ उठाते हुए रेमंड ने समझाया कि वह अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां वह किसी को सिखा सके, और उसने अब भी नोवाइस रेजिडेंट से आगे बढ़ना शुरू ही किया है। झुकते हुए हैंसन को एहसास हुआ कि कोई उसे सिखाने वाला नहीं है। तभी लड़के के सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि ट्रेनिंग मोड एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही कोई यूजर स्टूडेंट लेता है, सिस्टम ने उससे नोविस ट्रेनिंग मोड कंफर्म करने को कहा कि इस मोड में टीचर को अपने स्टूडेंट को डॉक्टर बनाने के लिए ट्रेन करना होता है। नीचे लिखा था कि जितना गहरा स्टूडेंट का नॉलेज होगा, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स टीचर को मिलेंगे। जब स्टूडेंट किसी पेशेंट का इलाज करेगा तो टीचर को एक निश्चित प्रतिशत एक्सपीरियंस मिलेगा। करंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0/1 था। रेमंड ने सब कुछ एंड तक पढ़ा। रेमंड पूरी तरह से चौंक गया था। क्या सच में हैंसन के इलाज किए गए पेशेंट से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल सकते हैं? उसने थॉटफुल अंदाज में अपनी ठुड्डी पर उंगली रखी और मन ही मन कहा कि उसे पहले ही चिंता होने लगी थी, क्योंकि लेवल 20 के बाद एक्सपीरियंस पॉइंट्स 50 से बढ़कर 200 हो गए थे। तभी उसके सामने फिर से सिस्टम विंडो खुली जिसमें लिखा था कि प्लेयर एक न्यू रेजिडेंट है और लिमिटेड नॉलेज की वजह से उसकी लर्निंग एफिशिएंसी कम हो गई है। उसने सब कुछ पढ़ा और सोचा कि लिमिटेशंस के बिना कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये काबिल गौर है। ये सोचते हुए उसने आंखें बंद कीं और हैंसन से कहा कि वह अभी भी बहुत सारी चीजें करना नहीं जानता। लड़के ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रेमंड मुस्कुराया और कहा कि वह उसे सिखा सकता है जब तक वह खुद सीख रहा है। ये सुनकर हानसन की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह घुटनों पर गिर गया और अपने टीचर को धन्यवाद देने लगा। रेमंड के सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि उसने हानसन को अपना अप्रेंटिस एक्सेप्ट कर लिया है। तुरंत ही एक अचीवमेंट अनलॉक हुआ, द वेरी फर्स्ट अप्रेंटिस। इसके लिए प्रोटैगनिस्ट को 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और उसने एक नई स्किल सीखी, ऑकवर्ड ट्रेनिंग। अगली सिस्टम विंडो में ऑकवर्ड ट्रेनिंग स्किल की जानकारी दी गई। ये वो ट्रेनिंग है जो लो लेवल रेजिडेंट्स अपने नए अप्रेंटिसेस को देते हैं।
इसमें एक्सप्लेनेशंस थोड़े क्वेश्चनेबल होते हैं क्योंकि नॉलेज अनसर्टेन होता है और कुछ जगहों पर गलत भी हो सकते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद रेमंड ने अपने स्टूडेंट के कंधों पर हाथ रखा और सोचा कि ये स्किल काफी नहीं है, लेकिन वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा और अपना सपना पूरा करेगा, सबसे बेहतरीन हीलर बनने का, खासकर जब उसे हैंसन के इलाज से भी पॉइंट्स मिलने लगेंगे। ये सोचते हुए उसने हाथ उठाया और जोश में कहा, हम कर लेंगे। हैंसन ने भी हाथ उठाया और कहा, हाँ। दोनों इस पल से बेहद खुश थे। हैंसन बन गया उस मेडिकल स्कूल ऑफ थॉट का पहला अप्रेंटिस जो भविष्य में पूरे कॉन्टिनेंट को हिला देगा। बे रीजन के लिए रवाना होने का दिन आ गया। हैंसन मीटिंग प्लेस पर आर्मर पहनकर और सोर्ड लेकर पहुंचा। ये देखकर रेमंड ने हाथ उठाकर कंफ्यूजन में पूछा कि क्या वह लड़ाई करने जा रहा है। स्टूडेंट ने जवाब दिया कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि वे एक डेंजरस रीजन में जा रहे हैं। उसने अपने टीचर के पास जाकर नाखुशी से पूछा कि क्या उसके पास चेन मेल भी नहीं है। रेमंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा कि ये सब कुछ ज्यादा है और उसे नहीं लगता कि कोई उन्हें छेड़ेगा। ये सुनकर हैंसन ने सरप्राइज में पूछा कि क्या उसे बे रीजन के लोगों से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। प्रोटैगनिस्ट ने एक्साइटमेंट में पीछे देखा और मन में कहा कि अब जब वे जा रहे हैं तो उसे थोड़ी नर्वसनेस हो रही है क्योंकि वह रीजन सच में एक लॉलेस एरिया है। हैंसन ने उसकी सोच को इंटरप्ट किया। उसने अपने बैग में हाथ डाला और कहा कि चाहे जो हो जाए, ये ले लो। उसने रेमंड को एक मेटल स्टिक दी और कहा कि उसके पास भी कुछ होना चाहिए जिससे वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। रेमंड ने जैसे ही वो वेपन हाथ में लिया, एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि उसने स्मॉल मेटल स्टिक ले ली है और अब वह सेल्फ डिफेंस स्किल सीख सकता है। ये पढ़कर प्रोटैगनिस्ट चौंक गया। सेल्फ डिफेंस स्किल सिस्टम विंडो में लिखा था कि डॉक्टर्स डेंजरस कंडीशंस में काम करते हैं और कई रिस्क्स का सामना करते हैं। ये स्किल उन्हें और उनके पेशेंट्स को ऐसे सिचुएशंस में प्रोटेक्ट करने की क्षमता देती है। सबसे नीचे लिखा था कि रेमंड की स्टैमिना इतनी लो है कि वह सेल्फ डिफेंस स्किल अभी नहीं सीख सकता। रेमंड ने सब कुछ एंड तक पढ़ा। रेमंड ने खुद से पूछा, पहले मैजिक, अब सेल्फ डिफेंस, कहीं वह फ्यूचर में कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन मेज तो नहीं बनने वाला। उसने उस मेटल स्टिक को देखा और खुद को एक लंबी जलती हुई तलवार के साथ इमेजिन किया। ये देखकर हैंसन ने पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, और जोड़ा कि अब बे रीजन चलने का समय आ गया है। कुछ देर बाद उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। वे बे रीजन पहुंच चुके थे। बहुत सारे लोग उन्हें घूर रहे थे। हैंसन ने डरते हुए अपने टीचर की तरफ देखा और पूछा, क्या सच में सब ठीक रहेगा? रेमंड ने कांपती आवाज में जवाब दिया कि उसके स्टूडेंट को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद उसने उस विंडो की तरफ देखा जिससे वे बाहर झांक रहे थे और कहा कि वह पहले ऐसे लोगों के बीच रह चुका है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, उसने उस महिला और उसकी बेटी की आंखों में उनके लिए घृणा देखी जिसने दोनों को और भी ज्यादा शॉक और हॉरर में डाल दिया। आगे देखते हुए उन्हें एक डार्क और खाली एली दिखाई दी। डर के मारे वहां जाने से बचते हुए रेमंड ने क्लिनिक चलने का सुझाव दिया क्योंकि वहां सब कुछ पहले से तैयार था। उसका स्टूडेंट चुपचाप मान गया। कुछ देर बाद वे क्लिनिक बिल्डिंग में दाखिल हुए। हंसन ने चिंता से पूछा कि कोई यहां क्यों नहीं आया। उसने रेमंड की तरफ देखा और पूछा, क्या ये इसलिए है क्योंकि आज पहला दिन है? रेमंड ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, शायद, और जोड़ा कि लोग थोड़ा इंतजार करवाते हैं। आधे दिन बाद भी दोनों लड़के टेबल के पास खड़े थे। अगले दिन भी क्लिनिक का असॉर्टमेंट वही था। 2 दिन बाद भी दोनों लड़के क्लिनिक में पड़े हुए थे। मेन कैरेक्टर बोर ने अपना सिर हाथ से टिकाया और फिर दोनों हाथों से सिर ढकते हुए पूछा, ऐसा कैसे? एक भी पेशेंट नहीं? तभी हैंसन ने पूछा, क्या लोग जानते भी हैं कि यहां क्लिनिक है? रेमंड ने अलार्म में चिल्लाया, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाजे पर एक बड़ा सा साइन लगा हुआ था। उसने हाथ उठाकर जोड़ा कि खबर तो वाइल्ड फायर की तरह फैलती है और अब तक तो कोई डेफ इंसान भी क्लिनिक के बारे में जान चुका होता। तभी क्लिनिक की विंडो टूट गई। दोनों डर गए जब उन्होंने देखा कि किसी ने पत्थर फेंका है। रेमंड तुरंत आगे दौड़ा और पूछा, कौन है? हैंसन ने हॉरर में आगे देखा और जोर से चिल्लाया, रेमंड, इधर आओ। रेमंड दौड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ? हैंसन ने डर से चिल्लाकर कहा, देखो। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत उस तरफ देखा। जब वे बाहर गए तो देखा कि क्लिनिक की बिल्डिंग पर लिखा था,
ये प्लेग्राउंड नहीं है। और नीचे लिखा था, अगर अपनी जान की कीमत समझते हो तो यहां से चले जाओ। क्लिनिक बिल्डिंग पूरी तरह खाली थी। हानसन ने जोर से चिल्लाया कि उन्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह बहुत डेंजरस है। रेमंड ने पीछे देखा और सोचा कि यहाँ के लोग जितना हॉस्टाइल होंगे उसने सोचा भी नहीं था, और अब सच में उन्हें सीरियस ट्रबल हो सकता है। उसने एंग्शियसली निगलते हुए सोचा कि वह अब यहां से जा नहीं सकता। लड़के ने चिंता से सोचा कि उसने इस जगह को खोलने के लिए बहुत ज्यादा पैसा उधार लिया है। रेमंड को पता था कि इस बिल्डिंग को खरीदने और रेनोवेट करने में बहुत पैसा लगा है, और वो सिर्फ मेडिसिनल हर्ब्स बेचकर वापस नहीं आ सकता। उसने मेडिसिन से भरी टेबल की तरफ देखा। प्रोटैगनिस्ट ने डरते हुए सोचा कि इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, जबकि वे बस बात कर रहे हैं। वह फ्लोर पर लेटा हुआ था और सोच रहा था कि लोन शार्क्स कुछ भी कर सकते हैं अपना पैसा वसूलने के लिए, और उसे नहीं पता कि वे किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन उसे हर हाल में सक्सेस पानी है ताकि सब चुका सके। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन खुली जिसमें लिखा था कि क्राइसिस की वजह से एक नया क्वेस्ट इश्यू हुआ है। उसे स्लम्स के लोगों की सोच बदलनी होगी। क्वेस्ट की डिफिकल्टी एवरेज थी, लेकिन रिवॉर्ड में एक बोनस लेवल अप मिलने वाला था। रेमंड ने सोचा, चाहे मिशन न भी होता, वह फिर भी हार नहीं मानता। उसने तुरंत हानसन को आवाज दी और कहा कि वह यहीं रुकेगा, क्योंकि वह सिर्फ एक धमकी के सामने पीछे नहीं हट सकता, लेकिन हैंसन चाहे तो जा सकता है। लड़के ने डर के मारे अपना हाथ सीने पर रखा और अफेक्शनेट अंदाज में सोचा कि रेमंड स्लम ड्वेलर्स के लिए रुकना चाहता है। उसने रेमंड के हाथ पकड़ लिए और कहा कि वह भी उसके साथ रुकेगा। रेमंड ने थॉटफुल अंदाज में पूछा, क्यों? लड़के ने कहा कि वह नोबिलिटी की डीटी के सामने खुद को डिस्ग्रेस नहीं कर सकता। रेमंड ने तुरंत जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। वह बस इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसके पास एक वजह है। हंसन ने आंसू भरी आंखों से चिल्लाकर कहा कि उसे किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। वह रेमंड के दिल को सबसे बेहतर समझता है। रेमंड ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और सोचा कि लड़के ने उसे गलत समझा है। उसने कहा कि किसी भी हालत में वे चुपचाप नहीं बैठ सकते। उन्हें कुछ करना होगा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं। हंसन ने तुरंत पूछा, क्या करें? रेमंड ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है, स्लम्स का मेन स्क्वायर। वहां बहुत सारे लोग थे। रेमंड और उसका अप्रेंटिस भी वहां पहुंचे। हानसन ने अपना एल्बो रब करते हुए पूछा कि क्या इतनी भीड़ की वजह से स्क्वायर डेंजरस होगा? रेमंड ने जवाब दिया कि भीड़ भले ज्यादा हो, लेकिन एली से बेहतर है जहां कुछ ही लोग होते हैं। ये कहते ही उसने दो आदमियों को देखा और तुरंत उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट किया। फिर कहा, मैं रेमंड हूं। उनमें से एक ने अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछा, क्या ये वही है जो इंपीरियल पैलेस गया था? ये सुनकर रेमंड बहुत खुश हुआ। उन्हें उसकी याद थी। उसने मन ही मन कहा कि अब मेमोरी पाथ स्ट्रेटजी शुरू करने का समय है। उसने हाथ फैलाकर कहा कि वह वहां बहुत समय से था। सब कुछ उसे इतना पसंद आया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके अपने फैमिली और फ्रेंड्स ने उसे आधा मार डाला हो। दोनों आदमी उसकी बातों को नाखुशी से सुन रहे थे। ये रिएक्शन देखकर रेमंड ने कंफ्यूजन में हंसते हुए सोचा कि शायद ये काम नहीं किया। तभी उनमें से एक ने हाथ फैलाकर पूछा, तू वापस यहां क्यों आया है? उसका चेहरा बदल गया और उसने नाखुशी से कहा कि रेमंड अब इंपीरियल फैमिली का नोबल है जिसे हाल ही में टाइटल मिला है। उसका साथी गुस्से में बोला कि उसे यहां वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने रेमंड को घूरते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता वह यहां क्यों आया है, लेकिन उसे यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह नोबल्स के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। ये सब सुनकर रेमंड ने अपना सिर नीचे कर लिया और दुखी आवाज में मन ही मन कहा कि स्लम्स के लोग अब उसे उस छोटे लड़के की तरह नहीं देखते जो उनके बीच बड़ा हुआ था। अब उनके लिए वह एम्परर का बच्चा है, क्योंकि 15 साल बीत चुके हैं। तभी उसे एक रियलाइजेशन हुआ। उसने सिर उठाया और सोचा कि जब मेमोरी पाथ स्ट्रैटेजी काम नहीं आई तो अब सिर्फ स्टैंडर्ड टैक्टिक ही बची है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया, यू आर नाउ वर्किंग ऑन गिविंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट्स ऑफ द स्लम्स। स्टील हार्ट स्किल एक्टिवेट हो गई। रेमंड ने अचानक दृढ़ता से कहा, मैं इस जगह को प्लेग्राउंड नहीं मानता। ये सुनकर दोनों आदमी चौंक गए और उसकी तरफ देखने लगे।
एक ने पूछा, तू ऐसा क्यों सोचता है? रेमंड ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, मैं यहां पेशेंट्स का इलाज करने आया हूं। उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आया। रेमंड के सामने एक नया नोटिफिकेशन स्क्रीन खुला। फॉर द वेल बीइंग ऑफ द एम्बुलेंस स्टेशन कॉल टू ट्रीट पेशेंट्स, एलोक्वेंस स्किल एक्टिवेटेड। ये स्किल उसकी मदद करती है अपनी हीलिंग इंटेंशन को कन्वे करने में, और स्टील हार्ट स्किल के साथ इसका सिनर्जी इफेक्ट भी ट्रिगर हो गया। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, जैसा कि सब कहते हैं, मैं इंपीरियल फैमिली और नोबल्स का हिस्सा हूं, और अगर चाहता तो किसी बेहतर जगह को चुन सकता था। दो आदमी अब उसे सरप्राइज में देख रहे थे। रेमंड ने महसूस किया कि एटमॉस्फेयर बदल चुका है। उनकी बात सुनने के बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पूछा, तो फिर तू यहां क्यों आया है? क्योंकि इससे पहले कोई हीलर यहां आना ही नहीं चाहता था। रेमंड ने हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हें वजह बताता हूं। दोनों आदमी ने सरप्राइज में पूछा, क्या वजह? हैंसन टीचर के पीछे खड़ा था और ध्यान से सुन रहा था। रेमंड ने कहा, गरीब लोग भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन कोई हीलर यहां नहीं आता। इसी वजह से मेरी मां का इलाज नहीं हो पाया और वह चल बसी। ये सुनकर हैंसन चौंक गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से खुद से कहा, तो उसकी मां ऐसे मरी थी? लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। रेमंड ने बिना किसी डाउट के आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि ऐसा फिर कभी किसी के साथ ना हो। हैंसन ने देखा कि लोग धीरे धीरे पास आ रहे हैं। रेमंड ने हाथ फैलाते हुए कहा, लोगों का मानना है कि गरीबी या लो स्टेटस की वजह से कोई मदद नहीं पा सकता। इसी वजह से मैं यहां क्लिनिक खोलना चाहता हूं। यह सुनकर दोनों आदमी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और अनश्योर थे कि क्या कहें। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते तो मैं एक और ऑप्शन देना चाहता हूं। उसने मुस्कुराते हुए दृढ़ता से कहा, मैं हाफ मून स्ट्रीट के पेशेंट्स का भी इलाज करूंगा, जो स्लम्स के सबसे गहरे हिस्से में है। यह सुनकर दोनों आदमी शॉक में थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा, क्या तू सच में ऐसा करने वाला है? क्योंकि स्लम्स के लोग भी उस जगह से दूर रहते हैं। रेमंड ने अपनी मुट्ठी सीने पर रखी और अपनी जगह पर डटा रहा। हाफ मून स्ट्रीट एक एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है और स्लम्स में भी सबसे डार्क एरिया माना जाता है। वहां काम करने वाले लोगों को कर्स कहा जाता है। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं उन पेशेंट्स का भी इलाज करूंगा जो डार्क स्ट्रीट्स में छिपे हुए हैं, उस कर्स की वजह से जो गॉड ने वहां छोड़ी है। हाफ मून स्ट्रीट पर एक साइन था, अंदर न जाए। हैंसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर गॉड का कर्स हमें भी फैल गया तो? उसने हाथ फैलाकर पूछा, क्या वे सबसे रिमोट जगह में इसलिए रह रहे हैं ताकि डिजीज दूसरों तक न फैले? क्या यह सच में डेंजरस है? रेमंड उसकी तरफ मुड़ा और मन ही मन सोचा कि उसे खुद जाकर देखना होगा कि ये डिजीज वही है जो वह सोच रहा है। उसने कहा, अगर तुझे इतनी चिंता है तो तू यहीं रुक सकता है, मैं अकेला चला जाऊंगा। हैंसन ने डर से उसकी तरफ देखा और तुरंत चिल्लाया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्योंकि रेमंड अपनी हेल्थ की चिंता किए बिना सब कुछ दे रहा है, तो इस सिचुएशन में वह खुद की चिंता नहीं कर सकता। उसका शरीर फायर से ढका हुआ था और उसने कहा, जब मैंने मेडिकल टेक्नोलॉजी सीखने का फैसला किया है तो मुझे देखना चाहिए कि मास्टर कैसे काम करता है। रेमंड ने उसकी तरफ देखा और शीपिशली कहा, मुझे मास्टर मत कहो, बहुत स्ट्रेस होता है। रेमंड ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ते हुए हैंसन को साथ चलने को कहा। कुछ कदम चलने के बाद हैंसन ने पूछा, क्या हुआ? रेमंड उस बीमार लड़की को देख रहा था। उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं एक हीलर हूं। लड़की की तरफ देखते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें सबको ठीक करने आया हूं। लड़की जोर से हंसी और पूछा, क्या तू सच में सबको ठीक करना चाहता है? उसने ग्रिन करते हुए कहा, तो फिर कोशिश करके दिखा। लड़कों ने डर से उसकी तरफ देखा। लड़की ने अपना केप हटाया और आधे चेहरे को दिखाते हुए कहा, इसका इलाज करो, इसे कहते हैं गॉड का कर्स। हैंसन ने हॉरर में उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर लाल और काले धब्बे थे। उसने सोचा, क्या ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज है? रेमंड ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मैं पास से देख सकता हूं? वह लड़की के पास गया और ग्लव्स पहनते हुए उसका हाथ एग्जामिन करने लगा। लड़की की आंखें सरप्राइज में खुल गईं। उसने सोचा, ये इतनी फियरलेस होकर मेरे पास कैसे आ गया? ये तो कर्स है।
रेमंड ने उसके हाथ का निरीक्षण करते हुए सोचा कि ये अल्सर्स और स्पॉट्स का कॉम्बिनेशन है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वही डिजीज है जिसे वह जानता है। उसके पास मौजूद नॉलेज के आधार पर उसने कंक्लूड किया कि ये कोई कर्स नहीं बल्कि एक कॉमन स्किन डिजीज है। रेमंड ने पास खड़े लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या मैं बाकी लोगों को भी देख सकता हूं? क्योंकि उसे उनके शरीर के सबसे हिडन कॉर्नर्स की हालत जाननी थी। लड़की ने अपना चेहरा हाथ से ढकते हुए कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना शरीर बेचकर जीते हैं। तभी दूसरी लड़की ने जोड़ा, अगर कर्स तुझ पर फैल गया तो हमें ब्लेम मत करना। रेमंड ने सोचा कि अगर उसकी असम्पशंस सही हैं तो ये डिजीज बॉडी कांटेक्ट से नहीं फैलती, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने उनसे कहा, चिंता मत करो, ये गॉड का कर्स नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी डिजीज है। लड़कियां उसे सरप्राइज में देख रही थीं। रेमंड अब टेबल पर बैठा था, सामने पेशेंट थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या हम सच में कर्स्ड नहीं हैं? रेमंड ने इंडेक्स फिंगर उठाते हुए कहा, तुम्हारी बीमारी का नाम है सिफिलिस। पेशेंट्स ने विस्पर करना शुरू किया, क्या यह ठीक हो सकती है? रेमंड ने सोचा कि कुछ समय बाद ये स्पॉट्स गायब हो जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये अर्थली सिफिलिस का एक वेरिएंट है। उसने लड़की के स्पॉट्स को देखा और उन बीमारियों के बारे में सोचा जो कभी ठीक नहीं होती। उसे पता था कि स्लम्स के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिलता और उनकी हालत बिगड़ती जाती है, इसलिए वे इसे गॉड का कर्स मानते हैं। रेमंड ने सोचा कि भले ही कुछ डिफरेंसेस हों, लेकिन बैक्टीरिया की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं, इसलिए ट्रीटमेंट भी वही होना चाहिए। हानसन ने सिफिलिस के बारे में पढ़ा था। उसने कहा, ये एंशिएंट नॉलेज तो कमाल का है। उसने पूछा, क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? रेमंड ने जवाब दिया, है, और बहुत सिंपल है। उसने लड़की की तरफ देखा और पूछा, अगर तुम ये ब्रेड नहीं खाने वाली तो क्या हम इसे ले सकते हैं? लड़की ने चेहरा ढकते हुए पूछा, क्यों? उसने कहा, यह तो मोल्ड से ढका हुआ है, खाने लायक नहीं है। उसने पूछा, तू इसका क्या करेगा? रेमंड ने इंडेक्स फिंगर उठाते हुए कहा, मैं इससे एक मैजिक पिल बनाना चाहता हूं। उसने इसे अपने डायरी में नोट किया। हैंसन ने डायरी ली और कंटेंट्स पढ़े। उसने रेमंड की तरफ देखा और सोचा, ये क्या करने वाला है? मैजिक पिल्स, वो लेजेंडरी मेडिसिन जिसने मेडिकल हिस्ट्री को बदल दिया। पेनिसिलिन। लेकिन सिफिलिस के इलाज के लिए पेनिसिलिन इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेपेंटिन में उगने वाली हर्ब्स से भी इसका इलाज हो सकता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो हर्ब्स बहुत महंगी है। रेमंड ने एक प्लेट धोते हुए मन ही मन कहा कि उसे जल्दी से उठकर पैसे कमाने होंगे, क्योंकि मोल्ड बहुत सस्ता है और उसी से वह पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये सोचते हुए उसने सॉल्यूशन को एक बोल में डाला, फिर उसे स्ट्रेन करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने थिक मैस को स्पून से स्टर किया और उसमें से थोड़ा एम्फसाइज किया। उसने सोचा, अगर मैं पेनिसिलिन सॉल्यूशन को उस कॉलोनी पर ड्रॉप करूं जो पेशेंट के अफेक्टेड एरिया से ली गई है तो क्या होगा? जैसे ही उसने ऐसा सोचा, स्टाल लोई पूरी तरह गायब हो गया। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया, यू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक इन रपेंटेन। साथ ही उसे एक अचीवमेंट मिला जिसने उसे डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन का टाइटल दिया। उसकी डिस्कवरी फ्यूचर जनरेशंस में फेमस होगी। उसे 100 स्किल पॉइंट्स भी मिले। नोटिफिकेशंस लगातार पॉप हो रहे थे। रेमंड को एक साथ 2 बोनस लेवल अप्स मिले। रेमंड ने मुस्कुराते हुए सब पढ़ा और मन ही मन खुशी से कहा, मैं 2 बार लेवल अप हो गया और स्किल पॉइंट्स भी मिल गए। फिर एक और नोटिफिकेशन आया, यू हैव सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड अ न्यू सब्सटेंस। उसे एडवांटेज मिला क्योंकि उसने एल्केमी स्किल सीख ली थी। एल्केमी? रेमंड ने सरप्राइज में पूछा। उसने सिस्टम स्क्रीन टैप किया ताकि और जानकारी मिले। सिस्टम पैनल एक्सपैंड हुआ। उसमें लिखा था कि ये वो नॉलेज है जिससे वह एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस से नए सब्सटेंसेस बना सकता है। जैसे जैसे उसकी एल्केमी नॉलेज बढ़ेगी, वह डिजायर्ड इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर सकेगा। नीचे एक वार्निंग थी, योर स्किल्स आर एक्सट्रीमली लो, यू कैन ओनली एक्सट्रैक्ट सिंपल सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शन अभी संभव नहीं है। रेमंड ने सब कुछ एंड तक पढ़ा। वह नॉलेज से घिरा हुआ था। उसने कहा, एल्केमी की बेसिक नॉलेज मेरे माइंड में पूरी तरह घुस चुकी है। पीछे देखते हुए रेमंड ने सोचा
कि अब वह सिर्फ जरूरी सब्सटेंसेस आइसोलेट कर सकता है और एक्सट्रैक्ट्स बना सकता है। इससे हर्ब्स की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और कॉस्ट भी बहुत घट जाएगी। ये सोचकर वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन कहा, मैं कॉइन्स की आवाज पहले ही सुन सकता हूं। उसने जोड़ा, एल्केमी की वजह से पेनिसिलिन बनाना अब आसान हो गया है। ये सोचते हुए उसने और मेहनत से काम करना शुरू किया। समय के साथ मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ती गई। जब सब तैयार हो गया, उसने एक बीमार महिला के हाथ में इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही अच्छा महसूस होगा। रेमंड पेशेंट से बात कर रहा था। तभी हैंसन ने बहुत डिजेक्टेड एक्सप्रेशन के साथ मन ही मन कहा, काश मैं एक दिन तो आराम कर पाता। थोड़ी देर बाद एक घर से जोर से आवाज आई। ये कैसे हो सकता है? सभी लड़कियों की बीमारी ठीक हो चुकी थी। रेमंड ने उनकी तरफ देखा और कहा, कर्ज अब गायब हो चुका है। पेशेंट्स ने हीलर को गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। वे उसके पास आए और पूछा, हम इसका बदला कैसे चुकाएं? ये इलाज तो बहुत महंगा लगता है। रेमंड ने खुश लड़कियों की तरफ देखा और सोचा, इनके पास शायद ही कोई पैसा हो। ये तो स्लम ड्वेलर्स के बीच भी आइसोलेटेड और अबैंडन्ड हैं। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका गोल क्लिनिक को प्रमोट करना था। ये सोचते हुए उसने गर्मजोशी से मुस्कुराया और जवाब दिया, तुम्हें इसका पेमेंट नहीं करना है, चिंता मत करो। उसने हाथ उठाकर कहा, मैंने अपनी जिंदगी पेशेंट्स की सेवा को समर्पित कर दी है। मेरा रिवॉर्ड है तुम्हें ठीक होते देखना। रेमंड ने खुद से कहा कि जब उसकी क्लिनिक इन केसेस की वजह से फेमस हो जाएगी तो वह एक इशारा करके बोलेगा कि अब बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। ये सोचते हुए उसने खुशी से चमकती लड़कियों की तरफ देखा और कहा कि अगर ऐसे सिम्टम्स वाले और भी पेशेंट्स हों तो उन्हें क्लिनिक में बुलाया जाए। वह उनका भी उतना ही ध्यान रखेगा जितना इनका रखा है। रेमंड जानता था कि यही उसका मौका है। उसे ये सुनिश्चित करना था कि लोग उसके कामों के बारे में सुने। जब वह दो लड़कियों से बात कर रहा था तो उनकी एक दोस्त पीछे खड़ी थी और खुद से कह रही थी कि ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा यही सोचा था कि सारे हीलर्स अंदर से सड़े हुए होते हैं। क्या सच में दुनिया में ऐसे एंजल्स भी बचे हैं? हैंसन गहरी नींद में था। कुछ देर बाद हाफ मून स्ट्रीट के लोगों के ठीक होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और सरप्राइज में कह रहे थे कि उन्होंने सुना है रेमंड ने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। दो आदमी एक तरफ खड़े थे और कह रहे थे कि वह उन सारे रूखे पैलेस वालों से अलग है। फिर उनमें से एक ने पूछा, क्या वह सच में हमारे लिए आया है, स्लम ड्वेलर्स के लिए? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं अपनी मां को क्लिनिक में जवाब दूंगा। रेमंड के सामने एक नोटिफिकेशन आया, चेंज द माइंड्स ऑफ द स्लम पीपल क्वेस्ट कंप्लीटेड। उसे एक नया अचीवमेंट मिला, द वन हु हेल्प्स द स्लम ड्वेलर्स। रेमंड को एक बोनस लेवल अप मिला और 30 स्किल पॉइंट्स भी। फिर एक और नोटिफिकेशन आया, एडवांटेज, नाउ द पीपल ऑफ द स्लम्स आर फेवरेबल टू यू। ये सब पढ़कर रेमंड ने आंसुओं से भरी आंखों में कहा, आखिरकार। उसी समय हांसन जाग गया। कुछ देर बाद क्लिनिक के बाहर एक लंबी लाइन लग गई। हैंसन ने यह देखा और खुशी से कहा, अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं। रेमंड को अब सक्सेस का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन कहा, अब बस बहुत सारा पैसा कमाना बाकी है। दरवाजे के पास जाकर उसने सबको लाइन में खड़े होने और पास वाले हीलर से सीरियल नंबर लेने को कहा। लोग एक एक करके अंदर आए और रेमंड ने उनसे उनकी शिकायतें पूछीं और उनका इलाज शुरू किया। एक के बाद एक पेशेंट को ट्रीट करते हुए उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने लगे। हांसन भी पीछे नहीं रहा। उसने जितना हो सका उतनी मदद की। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी एक साथ इतने सारे पेशेंट्स का इलाज नहीं किया। उसका टीचर पीछे खड़ा था और खुशी से सोच रहा था कि उसे हैंसन के इलाज से भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। अब एक्सपीरियंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक बूढ़ी औरत ने रेमंड को झुककर धन्यवाद दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी इतना दयालु हीलर नहीं देखा। मुझे तो लगता था कि अगर हम बीमार पड़ें तो बस मर जाएंगे। उसका बेटा मुस्कुराया और कहा, रेमंड ने मेरी मां की जान बचाई। उसने दिल से धन्यवाद दिया। लड़के को देखकर रेमंड के सीने में एक एहसास हुआ। उसने हाथ सीने पर रखा और सोचा, कितना अच्छा लगता है ये महसूस करना। रेमंड ने बूढ़ी औरत का हाथ थामा और जवाब दिया,
मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हैं। वह और उसका बेटा क्लिनिक से निकल गए और खुश लड़के उन्हें जाते हुए देख रहे थे। हैंसन ने अचानक बगल की तरफ देखा और कहा, मेरे मन में एक सवाल आया है। उसने उत्सुकता से पूछा, तू उस मेडिसिन तक कैसे पहुंचा जो सिफिलिस का इलाज करती है? रेमंड अचानक पीछे उछल गया। उसने कंफ्यूजन में जवाब दिया, ये एंशंट नॉलेज है जो मुझे रूइंस में मिला था। फिर उसे याद आया, वो रूइंस तो थे ही नहीं। हानसन ने पूछा, क्या ये वही नॉलेज है जो अचानक रेमंड के दिमाग में आ गई? रेमंड ने मुट्ठियां भींचते हुए माना कि वह ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसे एक्सेप्ट करने में दिक्कत है, बल्कि ये सच है और उसे खुद नहीं पता कि अचानक उसे ऐसा टैलेंट कैसे मिल गया। हैंसन ने थॉटफुल अंदाज में कहा कि शायद उसे कुछ अंदाजा है। तभी बगल से किसी के कदमों की आवाज आई। एक लड़की आंसुओं से भरी आंखों के साथ रेमंड के पैरों में गिर गई और अपनी मां को ठीक करने की गुहार लगाने लगी। रेमंड ने लड़की की तरफ देखा और पूछा, उसकी मां को क्या हुआ? लड़की ने रोते हुए जवाब दिया कि कल रात से उसके पेट में बहुत तेज दर्द है। हैंसन ने रेमंड की तरफ देखा और मन ही मन सोचा कि उसने कभी ऐसा हीलर नहीं देखा जो इतनी सिंसेरिटी से मरीजों की मदद करना चाहता हो, क्योंकि रेमंड हमेशा पहले मरीजों के बारे में सोचता है और अगर गौर से देखा जाए तो हमेशा ऐसा ही रहा है। उसे याद आया कि उसने रेमंड को ऑब्जर्व करते हुए सोचा था कि उसकी डिस्गस्टिंग हीलिंग एबिलिटी के साथ वह कभी एक असली हीलर नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी रेमंड कभी सीखने में आलसी नहीं रहा। उसने सोचा शायद ये एबिलिटी रेमंड को इसलिए मिली क्योंकि वह सबसे ज्यादा दिल से लोगों की मदद करना चाहता है। रेमंड ने हानसन की तरफ मुड़कर चिल्लाया कि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत है, इसलिए सब कुछ तैयार करना होगा। कुछ देर बाद बाहर अंधेरा हो चुका था। रेमंड ने जम्हाई लेते हुए कहा कि आज के लिए इतना काफी है। हैंसन ने जोड़ा कि आज बहुत मुश्किल दिन था। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज की कमाई का हिसाब लगाते हैं। उन्होंने सब कुछ कागज पर लिखना शुरू किया। हैंसन ने पूछा कि इतना बड़ा घाटा क्यों है? उसने ऑकवर्ड अंदाज में कहा कि शायद इसलिए क्योंकि रेमंड ने उन लोगों से पैसे नहीं लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे और उन्हें प्रमोशन के नाम पर ट्रीट किया। रेमंड ने आंसू भरी आवाज में कहा, हां, यह सच है। उसने दुख से सोचा कि वह पहले से प्रिपेयर्ड था कि स्लम्स में ज्यादा कमाई नहीं होगी, लेकिन लॉसेस उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर हैं। उसने नीचे देखते हुए जोड़ा कि सिर्फ इसलिए किसी को बाहर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। हानसन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा और जल्द ही हालात सुधरेंगे। उसने चिल्लाकर कहा कि जब वह रेमंड से सीख रहा है तो वह उसके लिए फ्री में काम करेगा। रेमंड ने एंग्शियस होकर जवाब दिया कि वह इसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मानेगा। उसने कहा कि धीरे धीरे वह अपनी स्किल्स इंप्रूव करेगा और रेप्यूटेशन बनाएगा ताकि अमीर मरीज क्लिनिक में आने लगें। तभी हानसन ने खुशी से उसका साथ दिया। उसने हवा में मुट्ठी उठाकर चिल्लाया कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। उसने मन ही मन सोचा कि जब समय आएगा तो वह बहुत सारा पैसा कमाएगा। लड़के ने कहा कि फिलहाल उन्हें वेजिटेबल सूप पीकर काम चलाना होगा। तभी क्लिनिक की विंडो पर एक सिलुएट दिखाई दिया जो उनकी बातें सुन रहा था। उस आदमी ने अपनी भौहों के नीचे से आगे देखा और मुट्ठी कसते हुए डरावनी आवाज में कहा कि वे रेमंड को मनमानी करने नहीं दे सकते। उस आदमी ने शिकायत की कि सारे लोग रेमंड की क्लिनिक में जा रहे हैं और उनकी इनकम घट रही है। उसके साथी ने कहा कि इलीगल हीलर्स जैसे वे लोग तो सिर्फ स्लम ड्वेलर्स और गरीबों से ही पैसा कमा सकते हैं। लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए सामने देखा। उस आदमी ने जंगली नजरों से कहा कि उन्हें रेमंड से बात करनी होगी और इलाज के लिए ज्यादा कीमत मांगनी होगी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। रेमंड को एक बार फिर उस मरीज के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले जिसे उसने ठीक किया था। लड़की को विदा करते हुए उसने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी और जोड़ा कि सिर्फ इसलिए कि अब वह बेहतर महसूस कर रही है, उसे खुद को ज्यादा थकाना नहीं चाहिए। जैसे ही मरीज चली गई, रेमंड और हैंसन ने देखा कि कुछ काले साए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पास आने पर वे रुक गए और उनमें से एक ने पूछा, क्या तू ही रेमंड है, वो हीलर? रेमंड ने उत्साहित होकर कहा, हां, और पूछा, कौन पूछ रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया कि वे बे एरिया हीलर एसोसिएशन से हैं और उसने नाखुश चेहरे के साथ बताया कि रेमंड हीलर मार्केट की व्यवस्था बिगाड़ रहा है, इसलिए उसे अपॉइंटमेंट की कीमत कम से कम 100 पेनिस कर देनी चाहिए या फिर बे रीजन छोड़ देना चाहिए।
हैंसन आगे आया और शौक में कहा कि ये कीमत तो इलाज की मौजूदा लागत से 10 गुना ज्यादा है। तभी रेमंड ने नफरत से भरी आंखों के साथ कहा कि गरीब लोग ऐसी कीमत कभी नहीं चुका पाएंगे। उस आदमी ने हंसते हुए ताना मारा, तो क्या हुआ अगर उन्हें खुद भगवान ने ताकत दी हो? उसके साथ ही चुपचाप पीछे खड़े थे। उसने आगे कहा कि नोबल इलाज पाने के लिए इतना पैसा देना तो स्वाभाविक है। अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें चुपचाप मर जाना चाहिए। रेमंड ने उस आदमी को चुपचाप देखा, फिर पीछे खड़े लोगों की तरफ मुड़ा और मन ही मन कहा कि शायद यही वजह है कि बे रीजन में कोई इलाज नहीं पा सकता। उसे अपनी मरी हुई मां याद आई और उसने सोचा कि वह भी इन्हीं लोगों की वजह से इलाज नहीं पा सकी। और ये सारे हीलर्स तो इलीगल हैं, जिनके पास जरूरी क्वालिफिकेशंस भी नहीं हैं। उसे एहसास हुआ कि इनसे कोई समझौता संभव नहीं है। ये सोचते हुए रेमंड ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि वह समझ गया कि वह क्या कहना चाहता है। ये सुनकर वह आदमी हैरान रह गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने ग्राइंड करते हुए कहा, बहुत अच्छा कि तू समझ गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, रेमंड ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, लेकिन उसने ये समझा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है दिखाना कि यहां कौन मालिक है। अचानक रेमंड ने बहुत गुस्से में पूछा कि उसने इतनी फैमिलियरिटी से बात करने की हिम्मत कैसे की, और जोड़ा कि वह एक नोबल मैन है। उसी पल उसने हानसन से गुस्से में चिल्लाकर पूछा, क्या उसने सुना कि उन बैंडिट्स ने नोबलमैन के साथ कैसा व्यवहार किया, और जोड़ा कि उन्होंने सायरन को धमकाने की हिम्मत की है जिसके पीछे काउंट ऑगस्ट का समर्थन है। ये सुनकर हीलर्स डर गए। हानसन ने नाखुशी से जवाब दिया कि उसने सब कुछ साफ सुना है और पूछा, क्या उन्हें गार्ड्स को रिपोर्ट करना चाहिए? मेल हीलर ने ग्राइंड करते हुए कहा, जैसे कि गार्ड्स स्लम्स में आएंगे, और जोड़ा कि यहां अथॉरिटीज से भी ज्यादा भयानक चीजें हैं। यह सुनकर रेमंड ने नाखुश चेहरे के साथ कहा, हाँ, वो गार्ड्स जिन्हें ये लोग रिश्वत देते हैं, वो तो यहां नहीं आएंगे। ये कहते हुए उसने गुस्से में चिल्लाया, क्या ये सच में सोचते हैं कि अगर उन्होंने बैंडिट्स का इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाया तो काउंट ऑगस्ट के गार्ड्स उन्हें छोड़ देंगे? हीलर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से एक महिला ने कहा कि उसने सुना है काउंट ऑगस्ट रेमंड के पीछे है। उनके लीडर ने यह सुनकर नाखुशी से कहा कि इतने ताकतवर नोबलमैन से निपटना बहुत स्ट्रेसफुल होगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने गुस्से में चिल्लाया कि रेमंड ये ना सोचे कि बात यहीं खत्म हो गई है। यह सुनकर रेमंड हंस पड़ा। हैंसन ने पूछा, क्या सब कुछ ठीक रहेगा? रेमंड ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया कि ये लोग सिर्फ कमजोरों को चोट पहुंचा सकते हैं और कभी भी उनसे ताकतवर लोगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये कहकर उसने आंखें बंद कीं, फिर अचानक मुस्कुराया और पूरे झगड़े के लिए माफी मांगते हुए कहा कि अब इलाज जारी रखना है। उसने ये भी कहा कि वे इसे ऐसे ही अधूरा नहीं छोड़ सकते। समय बीतता गया। रॉज हीलर्स की बिल्डिंग में सब लोग टेबल के चारों तरफ बैठे मीटिंग कर रहे थे। महिला ने हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अगर वे उस इंसान के खिलाफ जाएं जिसे काउंट ऑगस्ट देख रहा है तो उन्हें जरूर उसका क्रोध झेलना पड़ेगा। उसके साथी ने कहा कि भले ही रेमंड सिर्फ नाम का नोबल हो, लेकिन टाइटल तो टाइटल होता है, और अगर उन्होंने किसी नोबल पर हमला किया तो वे जेल पहुंच सकते हैं। वही आदमी जिसने रेमंड से बात की थी लड़के की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या कोई रास्ता है कुछ करने का? वह लड़का रेमंड था। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि रेमंड बे रीजन में फिर से आ गया है। पिछले इंसिडेंट में जब उसने एक नोबल का अपमान किया था, रेमंड ने हीलर की क्वालिफिकेशन खो दी थी और उसे निर्वासित कर दिया गया था। उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय स्लम्स में छिपने और इलीगल हीलर बनने के। रेमंड ने प्रोटैगनिस्ट को याद करते हुए गुस्से में कहा कि ये सब उस घटिया रेमंड की वजह से हुआ है। ये कहते हुए उसने उंगली उठाई और कहा कि इसका हल आसान है, बस ये अफवाह फैलानी है कि उसका इलाज धोखा है। ये सुनकर एक हीलर ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि ऐसा कैसे करेंगे जब ज्यादातर लोग सुन चुके हैं कि उसका इलाज बहुत असरदार है। रेमंड ने आंखें बंद करते हुए सवाल किया, क्या गरीब लोग बस बेकार का कचरा नहीं है जो 10 पेनिस के लिए भी पागल हो जाए? उन्हें बस उन मरीजों को रिश्वत देनी है जिन्हें रेमंड ने ठीक किया है। उसने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए जोड़ा कि अगर वे अफवाह फैला दें कि उसके इलाज में कुछ गड़बड़ है तो लोग खुद ही उसका विरोध करने लगेंगे
और उस अनवांटेड हीलर को बाहर फेंक देंगे। ये कहते हुए उसने हाथ फैलाए और कहा कि ऐसे में काउंट ऑगस्टस को भी उन्हें अपराधी ठहराने का कोई कारण नहीं मिलेगा। ये प्रस्ताव सुनकर महिला हीलर ने हाथ उठाकर कहा कि बात तो सही है, और उसके साथी ने कहा कि ये तो कमाल का आइडिया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसे लागू करने का सुझाव दिया। रेमंड ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा कि रैन को उसकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। चांदनी उनके घर की खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी दरवाजा खुला और एक लाल बालों वाली लड़की अंदर भागती हुई आई और चिल्लाई कि उन्हें बड़ी परेशानी हो गई है। रेमंड ने बगल की तरफ मुड़कर पूछा, उसके चेहरे को क्या हुआ? लड़की ने कहा कि जब उसने रेमंड के खिलाफ उस योजना को लागू करना शुरू किया तो गरीब लोग गुस्से में आ गए और उस पर हमला कर दिया। उसने अपना कंधा पकड़ते हुए जोड़ा कि लोगों ने कहा कि अब उन्हें उन लोगों से निपटने का मौका मिल गया है जो इतने समय से उनसे मुनाफा कमा रहे थे। रेमंड उसके पास आया और नाराजगी से चिल्लाया। लड़की ने कहा कि उनके घटिया व्यवहार के बावजूद लोग उन्हें इसलिए बर्दाश्त करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इलाज ही न बंद हो जाए, लेकिन अब उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। उसने डरते हुए कहा कि जल्द ही सब लोग यहां इकट्ठा होकर उन्हें पीटने वाले हैं। वह रेमंड के पास आई और पूछा कि अब क्या करें, क्योंकि अगर वे यहीं रहे तो खुद को खतरे में डाल देंगे। रेमंड के चेहरे पर पसीने की एक बूंद उभरी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा कि जब बात यहां तक पहुंच चुकी है तो अब सब कुछ दांव पर लगाना होगा। रेमंड ने कहा कि उन्हें ब्लू मून गिल्ड को ढूंढना होगा। उसके साथी कंफ्यूजन में उसकी तरफ मुड़े। उस आदमी ने सोचा कि ब्लू मून गिल्ड उन खलनायक समूहों से अलग है जो गरीबों का खून चूसते हैं, बल्कि वे विजिलेंटीज की तरह हैं जो उन्हें बुरे लोगों से बचाते हैं। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि गिल्ड पहले से ही उनके बारे में बुरा सोचती है। फिर पूछा, क्या वे उनका क्वेस्ट स्वीकार करेंगे? उसने जोड़ा कि उन्हें इसलिए नहीं छुआ गया क्योंकि उन्हें भी इलाज चाहिए, लेकिन क्या हो अगर वे भी स्लम वालों की तरह उन्हें हटाने में इंटरेस्टेड हों? रेमंड ने विकेड अंदाज में मुस्कुराया, फिर अपना हाथ टेबल पर रखा और कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ब्लू मून गिल्ड की स्थापना उस बैंडिट संगठन डार्क ब्लेड के खिलाफ की गई थी जो स्लम्स के लोगों को परेशान करता था। रेमंड ने सोचा कि गिल्ड फिलहाल व्यापारियों के डोनेशंस पर चल रही है। उसने सोचा कि गिल्ड का नेता एक ईमानदार इंसान है जिसमें न्याय की भावना है, लेकिन एक कमी भी है। तभी कानर ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, क्या यह सच है? रेमंड ने सोचा कि वह काफी नाइव है, जो कई बार स्टूपिडिटी और इग्नोरेंस की हद तक पहुंच जाता है। कानर ने पूछा, क्या रेमंड सच में इतनी बुरी मंशा लेकर बे रीजन आया है? रेमंड ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया कि हां, यह सच है। फिर जोड़ा कि वह एक हीलर है जिसने बेल एंड क्लिनिक में लड़के को ट्रेन किया था। लड़के ने दुख से कहा कि प्रोटैगनिस्ट स्लम के लोगों को नए इलाज के लिए गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। कानर गुस्से में चिल्लाया कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे घटिया लोग भी होते हैं। उसने जोड़ा कि उसने सुना है कि लड़का बहुत सस्ते दामों पर लोगों का इलाज कर रहा है। रेमंड ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया कि वह उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए ट्रीट कर रहा है, ताकि अगर उनकी तबीयत बिगड़े भी तो उसे कोई परेशानी ना हो। कैनर ने लड़के की तरफ देखा और उसने जोड़ा कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो रेमंड के मरीजों में साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे और बे रीजन के लोगों की भलाई के लिए उसे हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि और कोई नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। कनेर ने सोचा, फिर अपना हाथ मुंह पर रखा और पूरी ताकत से टेबल पर हाथ पटका और जोर से चिल्लाया कि वह उस लड़के को मनमानी नहीं करने देगा। रेमंड ने मन ही मन सोचा कि वह न सिर्फ मूर्ख और अज्ञानी है, बल्कि बिना सिचुएशन समझे गुस्से में मुट्ठियां भी चलाने लगता है। इसलिए वह सच में प्रोटैगनिस्ट को अधमरा होते देखने के लिए एक्साइटेड है। उसने गुस्से में सोचा कि इसके बाद वह लड़का जरूर भाग जाएगा। अपनी एड़ी चमकाते हुए कैनर क्लिनिक पहुंचा और लड़कों पर गरज पड़ा। रेमंड ने मैसेज में पढ़ा कि एक डिस्गस्टिंग एटीट्यूड डिटेक्ट हुआ है। आदमी ने धमकी भरे अंदाज में पूछा, क्या रेमंड ही हीलर है? रेमंड ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या वह बता सकता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है? हैंसन डर के मारे रेमंड के पीछे छिप गया। रेमंड ने उस आदमी की तरफ देखा और सोचा कि ऐसा डरावना दिखने वाला इंसान उसकी क्लिनिक में क्यों आया है।
कनर ने भौहें सिकोड़ते हुए रेमंड को आदेश दिया कि वह तुरंत ये जगह छोड़ दे, वरना उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूरी ताकत से रेमंड को मारने की कोशिश की। लड़कों ने डर से मुंह खोल दिए। वो आदमी गुस्से से उन्हें घूर रहा था। उसने अपना मुंह हाथ से ढकते हुए कहा कि वह इस क्लिनिक को चूर चूर कर देगा। लड़कों ने डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लिया और रेमंड ने डर में सोचा कि उसने अभी तक कोई पैसा भी नहीं कमाया है। हवा में एक डरावना माहौल छा गया। तभी एक लड़का रेमंड के पास आया और पूछा कि सर कनेर यहां क्या कर रहे हैं। उसने हाथ फैलाकर पूछा कि वह इतने नाराज क्यों हैं। क्या रेमंड ने कुछ गलत किया है? कनेर ने उस लड़के की तरफ देखा और नाखुशी से पूछा, क्या वह अब भी पूछ रहा है कि रेमंड ने कुछ गलत किया है? अचानक उसने रेमंड की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाकर पूछा, क्या उसे नहीं पता कि रेमंड बे रीजन में लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? ये सुनकर वह लड़का हैरान रह गया। उसके पास खड़ी महिला ने भी हैरानी से पूछा, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स? कनेर लोगों की तरफ मुड़ा और चिल्लाया कि वे अपने कल्ट्स की ट्रीटमेंट मेथड्स को टेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए स्लम्स में आए और मुफ्त में इलाज शुरू किया। अब सबको यहां से तुरंत चले जाना चाहिए। रेमंड ने सीने पर हाथ रखते हुए चिल्लाया कि यह सब सच नहीं है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि टारगेट को पेशेंट के रूप में कंफर्म किया गया है, डीलिंग मेथड एक्टिवेट हो गया है और स्टील हार्ट स्किल उसके साथ सिंक्रोनाइज हो गई है। एक बोनस टास्क भी सामने आया। रेमंड ने उसे देखा और पढ़ा कि उसे उस पेशेंट की देखभाल करनी है। एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें मेडिकल टास्क की जानकारी दी गई थी। उसमें लिखा था कि क्लिनिक में अलग अलग मरीज आते हैं और सबको मदद चाहिए। अगर प्रोटैगनिस्ट दिल से उनकी मदद करता है तो वे अपना दिल खोलेंगे और उसके सबसे बड़े फैंस बन जाएंगे। टास्क पूरा करने की शर्त थी मरीज की देखभाल करना और इनाम में एक बोनस लेवल अप और 10 स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। रेमंड का डर गायब हो गया और उसका दिल शांत हो गया। उसने सिस्टम स्क्रीन्स की तरफ देखा और मन ही मन कहा कि क्वेस्ट के हिसाब से ये आदमी भी एक पेशेंट है, ऐसे में बात समझना आसान हो जाएगा। ये सोचते हुए उसने सीने पर हाथ रखा और कहा कि उसके इलाज के तरीके एम्परर द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और हीलर टावर ने भी उसे क्वालिफाइड हीलर माना है। इसके बाद वह कनेर के पास गया और कहा कि उसे लगता है कि जो हीलर्स पहले से इस रीजन में थे उन्होंने रेमंड को बदनाम किया क्योंकि वह सस्ता इलाज दे रहा था। ये सुनकर कनेर ने थोड़ा सिर झुकाया और मन ही मन कहा कि अगर सोचें तो वो घटिया रेमंड हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसे लेता था और गरीबों को दबाता था। उसने तो ब्लू मून गिल्ड से भी ज्यादातर पैसा खुद रख लिया था। फिर उसने खुद से पूछा, क्या उस घटिया इंसान ने उसे धोखा दिया है? वह गुस्से में आ गया और कहा कि शायद कोई गलतफहमी है, इसीलिए वह सब कुछ कंफर्म करेगा और फिर वापस आएगा। अचानक रेमंड ने उस आदमी को रोकने के लिए कहा। कैनियर ने मन ही मन गुस्से में पूछा, क्या रेमंड अब क्या चाहता है? रेमंड ने कहा कि क्वेस्ट विंडो के आधार पर वह भी एक पेशेंट है और एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होने के बावजूद रेमंड ने मन ही मन सोचा कि इस आदमी के पास जरूर पैसे होंगे। फिर उसने हाथ बांधते हुए मीठे अंदाज में कहा कि अब जब वह उसकी क्लिनिक में आ चुका है और गलत फहमी भी दूर हो गई है तो थोड़ा बात कर सकते हैं। उसने मन ही मन कहा कि आखिरकार ऐसा पेशेंट आया है जो इलाज के लिए अच्छी कीमत चुका सकता है। उसे समझ आ गया था कि वह इस मरीज को खो नहीं सकता। रेमंड ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि वह उसका परीक्षण करना चाहता है और पूछा, क्या उसे कोई तकलीफ महसूस हो रही है? आदमी ने थोड़ी कंफ्यूजन में कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं है। वे दोनों टेबल पर बैठ गए। रेमंड ने हाथ फैलाते हुए कहा कि अगर थोड़ी भी असहजता हो तो बताओ, और अगर वो बीमारी है जिसे मॉडर्न हीलर्स ठीक नहीं कर सकते तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आदमी ने नजरें फेर लीं और कहा कि भले ही उसे इलाज मिला हो, उसकी बीमारी बार बार लौट आती है। रेमंड ने मन ही मन कहा, मुझे पता था। फिर उसने पूछा कि वो बीमारी क्या है। कनेर बहुत कंफ्यूज्ड था और शर्मिंदा भी। उसने सिर झुकाते हुए मायूसी में कहा कि उसे गुदा में दर्द होता है और जब वह टॉयलेट जाता है तो खून आता है। ये कहते हुए उसने मुट्ठी मुंह पर रखी और जोड़ा कि हीलर्स का इलाज दर्द को थोड़ी देर के लिए कम करता है, लेकिन फिर सब कुछ वापस आ जाता है। रेमंड ने तुरंत समझ लिया कि ये हेमोरॉइड्स हैं। उसने दृढ़ता से कहा कि ये सिम्टम्स तभी जाएंगे जब समस्या की जड़ को हटाया जाएगा और वह इसे ठीक करेगा। ये सुनकर आदमी रेमंड की तरफ झुक गया और पूछा, क्या वह सच में इसे ठीक कर सकता है?
रेमंड ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, और जोड़ा कि एक सिंपल ऑपरेशन से ये ठीक हो जाएगा और वह ऐसा करेगा ताकि बीमारी वापस ना आए। ये सुनकर कनेर टेंस हो गया और मन ही मन पूछा, क्या रेमंड उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है? उसने रेमंड को याद किया और कहा कि भले ही उसने हर बार उसे बहुत पैसा दिया हो, लेकिन दर्द की जड़ कभी नहीं गई। अगर सच में कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिससे दर्द वापस ना आए तो वह तैयार है। सोच से बाहर आते हुए उसने रेमंड के पास जाकर कहा कि वह इलाज स्वीकार करता है। कुछ मिनट बीते, जरूरी उपकरण ऑपरेशन टेबल पर रखे थे। कनेर ऑपरेशन टेबल पर लेटा था और रेमंड अपने अप्रेंटिस हांसन के साथ उसके पास खड़ा था। रेमंड ने देखा कि ये 3rd डिग्री हेमोरॉइड है और कहा कि बस हेमोरॉइडल टिश्यू को काटना होगा। रेमंड ने सोचा कि अब उसे निम्बल हैंड्स ऑफ द सर्जन स्किल एक्टिवेट करनी चाहिए, जिससे उसकी सेंसिटिविटी 18 से बढ़कर 28 हो गई। रेमंड ने गंभीरता से सोचा कि वह एनेस्थेटिक गुणों वाली हर्ब्स का इस्तेमाल करके हेमोरॉइडल टिश्यू हटाएगा और ब्लड वेसल्स को जल्दी से सिल देगा। फिर उसने सोचा कि उसे ऊपरी हिस्से को काटना होगा, जिसे वह थ्रेड से कवर करेगा और प्रभावित हिस्से को सिल देगा। रेमंड ने ऑपरेशन जारी रखा और सोचा कि पहले वह 3 बजे वाले हिस्से को ठीक करेगा, जो सबसे खराब हालत में है। फिर 7 बजे और 11 बजे वाले हिस्सों को देखेगा। मैसेजेस में लिखा था कि उसने इलाज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और उसे एक बोनस लेवल इंक्रीज मिला। रेमंड ने नोटिफिकेशंस की तरफ खुशी से देखा और मन ही मन कहा कि वह सफल हो गया। रेमंड ने उस आदमी की तरफ मुड़कर कहा कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है, सब कुछ अच्छे से हो गया है। तभी कनेर ने चिंता से पूछा, क्या सच में सब इतनी जल्दी खत्म हो गया? लड़का थोड़ा झुककर बोला कि पहले 3 दिन तक थोड़ा दर्द रह सकता है, इसलिए सिट बाथ लेना जरूरी है। और फिर उसने समझाया कि उसका मतलब क्या होता है। कनेर सोफे से उठ खड़ा हुआ और लड़के को दिल से धन्यवाद दिया, क्योंकि वह इस बीमारी से कई सालों से पीड़ित था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसका हल इतना आसान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह रेमंड की मदद कभी नहीं भूलेगा। रेमंड ने जवाब दिया कि इसमें कुछ खास नहीं है और मन ही मन सोचा कि अब ये आदमी पैसे देगा। लड़के ने सोचा कि ये आदमी अमीर लग रहा है, तो क्या उसे 20 या 30 पेनिस मांगने चाहिए? तभी आदमी हंस पड़ा और कहा कि वह इतनी बड़ी मदद का बदला सिर्फ पैसों से नहीं चुका सकता। लड़का शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं। तभी कानेर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि अब से वह किसी को भी रेमंड की क्लिनिक को बदनाम नहीं करने देगा। उसने पैसे की एक थैली आगे बढ़ाई और लड़के से उसे लेने को कहा। थैली खोलते हुए रेमंड ने सोचा, इसमें कितना पैसा होगा? हैंसन ने जवाब दिया, लगभग 300 पेनिस। कानेर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि वह रेमंड को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लड़कों ने तुरंत झुककर उसे शुभ दिन की कामना की। हैंसन ने पूछा, क्या उसने रेमंड के बारे में कुछ कहा? रेमंड ने जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज वे बीफ खाने वाले हैं। तभी लकड़ी के डिब्बे गिर पड़े और रेमंड उनके नीचे दब गया। उसने कनेर की तरफ देखा और चिल्लाया कि ये कोई गलतफहमी है। आदमी ने अपनी मुट्ठी मलते हुए चिल्लाया कि वह उस लड़के को तब से नफरत करता है जब उसने गरीबों की गर्दन पर लटकना शुरू किया, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि कोई भी हीलर यहां नहीं आता था। उसने लड़कों की तरफ देखा और चिल्लाया कि उन्होंने रेमंड जैसे महान इंसान की इज्जत कैसे मिट्टी में मिलाई। सबने तुरंत रेमंड से माफी मांगी और दया की गुहार लगाई। आदमी ने रैंट के चेहरे पर पूरी ताकत से मुक्का मारा, जिससे उसके दांत टूट गए। कनेर ने उसे जमीन पर फेंकते हुए कहा कि अगर वह बे रीजन में फिर से दिखाई दिया तो उसके पास सिर्फ इतना ही दांत बचेंगे कि वह दलिया खा सके। सब लोग डर के मारे वहां से भाग गए। सारे इलीगल हीलर्स इंक्लूडिंग रैंट को बाहर फेंक दिया गया और वे फिर कभी वहां नहीं लौटे। इसके बाद रेमंड की क्लिनिक बहुत सफल हो गई और वहां बहुत सारे मरीज आने लगे। क्लिनिक के पास लोग चर्चा कर रहे थे कि रेमंड ने उनकी समस्याएं कैसे हल कीं, और वे सोच भी नहीं सकते थे कि दुनिया में ऐसा अद्भुत इंसान भी हो सकता है। रेमंड ने नोटिफिकेशन में देखा कि उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं और उसका लेवल बढ़ गया है। उसने कैनर की तरफ देखा और उसे शुभ दिन की कामना दी और कहा कि वह अपना ध्यान रखे। रेमंड ने अपना स्टेटस देखा और पाया कि वह लेवल 28 पर पहुंच चुका है और उसके पास बहुत सारे स्किल पॉइंट्स हैं। उसने खुशी से सोचा कि अगर वह इसी स्पिरिट में आगे बढ़ता रहा तो वह लेवल 40 तक पहुंच जाएगा।
लड़के ने सोचा कि मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से अब उसे अपनी एंड्योरेंस और सेंसिटिविटी बढ़ानी होगी, और जब वह एक निश्चित एंड्योरेंस लेवल पर पहुंच जाएगा तो उसे अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ानी होगी। उसे पता था कि अगर वह लगातार अपने लेवल्स बढ़ाता रहा तो वह जल्द ही सबसे बेहतरीन हीलर बन जाएगा। तभी कनेर अचानक क्लिनिक में घुसा और चिल्लाया कि बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। रेमंड उसके पास गया और पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। तभी आदमी ने जवाब दिया कि रेमंड को तुरंत यहां से भाग जाना चाहिए। रेमंड ने सुना कि एक आदमी आ रहा है जिसके पास एक इन्फेक्शियस डिजीज है। कनेर ने डर से चिल्लाया कि यह मौत का संदेशवाहक है और अगर रेमंड यहीं रुका तो वह भी संक्रमित होकर मर जाएगा। हानसन डर के मारे नीला पड़ गया और उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। पूरे कॉन्टिनेंट पर मौत का संदेशवाहक माना जाता है स्मॉल पॉक्स वायरस, जिसे ब्लैक डेथ के साथ मिलाकर देखा जाए तो मॉर्टेलिटी रेट 30% से ज्यादा है। रेमंड ने थॉटफुल अंदाज में अपना हाथ मुंह पर रखा और सोचा कि यह सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीजेस में से एक है। अगर वह कोशिश करे तो कुछ मरीजों को बचा सकता है, लेकिन सैकड़ों और हजारों की मौत को रोकना नामुमकिन है। हैंसन उसके पास आया और डर भरी आवाज में कहा कि उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। रेमंड डर गया और सोचने लगा, क्या उन्हें सच में भागना चाहिए? जब स्मॉल पॉक्स और ब्लैक डेथ की धुंध फैलती है तो तुरंत भागना ही हीलर टावर का अनऑफिशियल रूल है। स्मॉल पॉक्स वो बीमारी है जिसने धरती पर लाखों लोगों की जान ली है। रेमंड ने नीचे देखा और सोचा कि अगर वह अभी जिंदा रहकर यहां से निकलता है तो भी वह संक्रमित होकर मर सकता है। कनेर ने हाथ हिलाते हुए कहा कि उसने सुना है कि बीमार लोगों को जल्द ही जला दिया जाएगा और इलाका साफ कर दिया जाएगा, इसलिए उसने हीलर्स से कहा कि वे जल्दी से यहां से चले जाएं। तभी एक लड़की उनके पास आई और पूछा, क्या यह सच है कि यह मौत का संदेशवाहक है? उसने हाथ फैलाकर कहा कि भले ही उन्हें पहले द कर्स ऑफ गॉड नाम की बीमारी हुई थी। रेमंड ने उन्हें दिखाया कि वो कोई कर्स नहीं थी। फिर उसने हीलर्स की तरफ मुड़कर कहा कि ह्यूस्टन एम्पायर में हाल ही में स्मॉल पॉक्स आया है, तो ये अजीब है कि एपिडेमिक अचानक राजधानी में फैल गया। रेमंड ने सिर झुका लिया और सोचा कि लड़की सही कह रही है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि यह सच में स्मॉल पॉक्स है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने पूछा कि मरीजों में क्या सिम्टम्स हैं। आदमी हैरान रह गया और कंफ्यूजन में पूछा कि सिम्टम्स क्या हैं। कनेर के साथ आया लड़का हाथ फैलाकर बोला कि सबको तेज बुखार है और उनके शरीर पर ब्लिस्टर्स फैल रहे हैं। एल्डरली लोग जो पहले मौत के संदेशवाहक से बच चुके थे इकट्ठा हुए और बोले कि ये वही सिम्टम्स हैं जो उन्हें पहले हुए थे। रेमंड ने खुशी से मन ही मन कहा कि ऐसे सिम्टम्स कई और बीमारियों में भी होते हैं। फिर उसने ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचा कि अगर वह सब कुछ खुद देखे तो पक्के तौर पर कह सकता है, लेकिन अगर ये सच में स्मॉल पॉक्स है तो पास जाना खतरनाक होगा। हैंसन अपने टीचर के सामने खड़ा हुआ और पूछा, क्या इसमें कोई शक है? और जोड़ा कि अगर ये सच में मौत का संदेशवाहक है तो रेमंड मर सकता है। रेमंड अपने स्टूडेंट के पास गया और कहा कि अगर नहीं तो मरीजों को आग में जलाए जाने से बचाया जा सकता है। हानसन ने डर भरी आवाज में हाथ उठाकर कहा कि इसी वजह से रेमंड खुद भी बीमारी पकड़ सकता है और जलने वालों में शामिल हो सकता है। ये शब्द रेमंड को सोच में डाल गए। उसने चुपचाप अपने साथियों के पास खड़े होकर सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसके सामने एक टास्क आया जिसमें लिखा था कि उसे उन मरीजों को बचाना है जिन्हें गलत तरीके से मौत दी जा रही है। टास्क की डिफिकल्टी एवरेज थी। सिस्टम विंडो में लिखा था कि कई मरीज इन्फेक्शियस डिजीज से संक्रमित हैं और उन्हें जलाए जाने का खतरा है। ये इलाज का सही तरीका नहीं माना जा सकता। उसे अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके इन गलत मौतों को रोकना होगा।